Assalamu alaikum. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is AC circuits. अब इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस और करंट की स्टडी को देखेंगे। हमने देखा कि हमने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जिनको हम डायरेक्ट करंट के जरिए चला रहे थे, हमने डीसी मोटर को देखा और इसके अलावा कोई भी अप्लायंसेस हो उसको हम डायरेक्ट करंट के जरिए भी चला सकते हैं। अब डायरेक्ट करंट से मुराद मेरी ये है कि ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि जो अपनी पोलैरिटीज को चेंज करे आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, और इसी में जो एसी वोल्टेज है इसको डिफाइन किया जाता है अ वोल्टेज व्हिच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहले अपवर्ड है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, और ये एक कंप्लीट साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटीज को चेंज करते हैं और यही हमारे पास एसी कहलाता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास रिलेशन है ना वो सिनुसाइडल है, सिनुसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। यानी कि हमने जो अपने प्रीवियस चैप्टर में जब हम एसी जनरेटर को पढ़े थे तो हमने उसकी वेव देखी जो एक साइन वेव बन रही थी। अब वो क्या था कि वो अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अप और डाउन हो रहे थे उसके वोल्टेजेस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो V है ना ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, यानी कि हम किसी भी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज फाइंड करना चाहें वो हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ओमेगा टी यानी कि कोई ना कोई एंगल पता हो। Vm जो है हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है और यही हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो एक इक्वेशन है। अब इसमें क्या ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि जो V थी, ठीक है, वो हम किसी भी इंस्टेंट पे अपनी पूरी वेव में हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। इसके बाद है हमारे पास साइकिल। अगर मैं साइकिल की बात करूं ना तो ये हमारे पास कंप्लीट रोटेशन है उसकी, यानी कि हमारी जो वेव है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक जो जा रही है वो जो कंप्लीट करता है अपना साइकिल, वो हमारे पास एक साइकिल कहलाता है। इसके बाद है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मुराद मेरा वो टाइम है जिसमें हमारा एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का एक कंप्लीट साइकिल होता है उस दौरान जो टाइम गुजरता है वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। अब है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? वो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है, यानी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास एक टाइम पीरियड में गुजर रही हैं, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब इसके बाद है हमारे पास वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अब इसमें हमारे पास ना 3 किस्म की वैल्यूज होती हैं। एक होती है पीक वैल्यू, एक होती है एवरेज वैल्यू और दूसरी होती है हमारे पास RMS वैल्यू। पीक वैल्यू तो आपको पता है ना हमारे पास VM यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ये होता है कि हम सारी वैल्यूज को ऐड करके T से हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे वो है RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज बेसिकली है क्या? RMS वोल्टेज वो इफेक्टिव वैल्यू है कि जिसमें हमारे पास वो DC इक्विवेलेंट के इक्वल होती है। अब वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन में आपको वो चीज समझ आएगी, और इसकी डेफिनेशन ये है कि द इक्विवेलेंट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट that provides the same power to the load as the DC equivalent circuit, यानी कि जो DC equivalent circuit की पावर है ना वो हमारे पास RMS वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ साइनुसाइडल करंट हमारे पास कैसा होता है कि आपको पता है जो हमारे पास I है ना, I हमारे पास क्या I एम साइन ओमेगा टी। अब I है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी जो हमारे पास फेस कहलाता है। लेकिन अगर मुझे RMS वैल्यू निकालनी हो तो हम उस मैक्सिमम को √2 से डिवाइड करते हैं या फिर 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1/√2 जो होता है वो हमारे पास 0.707 के इक्वल होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी RMS वैल्यू होगी करंट की या वोल्टेज की वो हमारे पास पीक वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी और वही हमारे पास एक इफेक्टिव वैल्यू होगी उस AC वोल्टेज या करंट की। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फेज ऑफ AC। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि फेज बेसिकली है क्या। देखिए फेज वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसमें ना हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से शिफ्ट हुई भी होती हैं, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि फेज ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड और साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज एडवांस्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड जीरो पोजिशन ऑफ अ रेफरेंस। यानी कि हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज ली जाए वोल्टेज और करंट, तो इसमें हमारे पास ना कुछ फेज डिफरेंस होगा एसी के केस में। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जो वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ चेंजिंग रखते हैं, और ये हमारे पास ज्यादातर ना रेजिस्टिव या इंडक्टिव सर्किट्स में होता है। रेजिस्टिव या इंडक्टिव सर्किट को हम अभी देखते हैं कि ये है क्या, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि ये एक दूसरे से लीड या फिर लैग कर रहे होते हैं। अभी जो आपके साथ डायग्राम आ रही है इसके आपके सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है ना वो लीड कर रहा है करंट से। अब अल्टरनेट क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन इसके अलावा कैसी होती है, वो आपके पास फेजर रिप्रेजेंटेशन भी है। इसमें जो हमारे पास फेजर रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक सर्कल है
और इस सर्कल में जो ओ ए पॉइंट है ये हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है, यानी कि आई एम वैल्यू को। और जो जो ये ओ ए एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो हमारे पास वेव बनना शुरू होती है, और ये वेव हमारे पास 0 से लेकर 360 डिग्री तक जाती है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो सर्कल में रिप्रेजेंटेशन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है। अब हम सर्किट्स में एसी के पूरे प्रिंसिपल्स को देख रहे होंगे कि कैसे एसी रेजिस्टेंस में कैसे होता है, इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू रेजिस्टेंस। अगर मैं एसी थ्रू रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये वो वाहिद सर्किट है जिसमें हमारे पास वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, यानी कि इनके दरमियान कोई लीडिंग लैगिंग नहीं होती। जो हमारे पास वोल्टेज होता है वही हमारे पास करंट होता है, यानी कि हमारे पास इसमें जो एंगल माना होता है वो 90 डिग्री माना होता है, और वो प्लेन होता है, यानी कि आई और वी हमारे पास सेम फेज पे होते हैं। अब अगर मैं एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस वाले केस में हमारे पास दोनों के दोनों इन फेज है, जबकि हमारे पास इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, और हमारे पास वो कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो आपके सामने जो डायग्राम शो हो रही है वो 90 डिग्री के एंगल से शो हो रहा है। अब इसके बाद अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में हमारे पास करंट लीड कर रहा होता है, और वो करंट हमारे पास 90 डिग्री के एंगल से लीड कर रहा होता है। जबकि आरएल सीरीज सर्किट की बात करूं तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों आ गई हैं, और आपको ये बात पता है कि रेजिस्टेंस जो था क्या था, बिल्कुल इन फेज होता था, जबकि इसमें हमारे पास डोमिनेंट इफेक्ट इंडक्टेंस का ही होगा। डोमिनेंट इफेक्ट इंडक्टेंस के होने की वजह से हमारे पास इसमें वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। और इसमें आप देख सकते हैं जो I इज इक्वल टू हमारे पास जो फाइनल टर्म बनती है वो क्या है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब वो क्या है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि जो आई एम है ना वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि हमारे पास में फाइव यानी कि वो है वो हमारे पास डिफरेंस इन फेज है, यानी कि फेज डिफरेंस कहलाता है। अगर मैं आर एल सीरीज इंपेडेंस ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें आप देखेंगे जो हमारे पास आर है वो बेस है, जबकि एक्स एल जो है एक्स एल हमारे पास होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब उसको अगर मैं देखूं ना, क्योंकि आपको पता है एक सर्किट के अंदर ना जो डीसी सर्किट होता है उसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, जबकि ऐसी सर्किट्स में हमारे पास ना रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। और इसका फार्मूला है इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्स एल हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जबकि जेड जो है वो हमारे पास इंपीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कहलाती है किसी भी एसी सर्किट की। अगर मैं आरसी सीरीज एसी सर्किट की बात करूं तो उसमें हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका इतना डोमिनेंट इफेक्ट नहीं है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस का ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट है। तो इट मींस हमारे पास इसमें क्या चीज लीड कर रही होगी, आई यानी कि करंट इसमें हमारे पास लीड कर रहा होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री से लीड कर रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है, और वो हमारे पास फाइव कहलाता है। और इसी वजह से हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, जो कि हमारे पास पिछले केस में ओमेगा टी माइनस फाइव था। अगर मैं आर एल और सी तीनों को सीरीज में जोड़ दूं, यानी कि हमारे पास जो पिछले हमने केसेस पढ़े ना दो दो करके आर सी आर एल, और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन या क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, तो वो देखें कि हमारे पास जब इसमें एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू बड़ी होगी यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगी, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अंदर हमारे पास ज्यादा डोमिनेंसी होगी इंडक्टिव सर्किट की। जबकि हमारे पास एक्स सी माइनस एक्सएल की अगर बात करूं तो अगर ये मेरे पास छोटा हो तो हमारे पास एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट की डोमिनेंस होगी। और अगर हमारे पास एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर हो, इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स और एक्ससी इक्वल हो, तो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। अब रेजोनेंस इसमें हमारे पास एक चीज है कि रेजोनेंस है क्या, तो आपको जैसे पता ना कि एक्सएल हमारे पास ओमेगा एल के इक्वल है, जबकि एक्ससी हमारे पास 1/ओमेगा सी के इक्वल है। अगर मैं इसमें सी की बात करूं तो हमारे पास क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी मेरे पास स्मॉल होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। देखें ना, ओमेगा से मुराद है मेरी कि अगर हमारे पास स्मॉल होगी तो हमारे पास एक्स सी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और जबकि दूसरे केस में इंडक्टिव वाले केस में अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी यानी कि ओमेगा मेरे पास लार्ज होगी तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी लार्ज कहलाएगी। और अगर हमारे पास एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर होंगे तो हमारे पास जो टोटल इंपीडेंस होगी ना वो प्योरली रेजिस्टिव होगी, यानी कि जेड जो होगा वो आर के इक्वल होगा। और यही हमारे पास कंडीशन जो है वो रेजोनेंस कहलाती है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करता है किसी भी एक सर्किट में से, ठीक है। अब हम रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट की एक छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं कि आपको पता है कि एक्सएल जो है वो एक्ससी के इक्वल है, और एक्सएल आपको पता है क्या था, ओमेगा एल, और ओमेगा हमारे पास 2/fr होता है। एफआर से मुराद आपका रेजोनेंस सर्किट की मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, ठीक है। और एक्ससी की अगर बात करें तो 1/2πfrc यानी कि 1/ओमेगा-c। और यहां पे अगर आप देखें एफआर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है, एफआर स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 2π नीचे आके 4π स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, एफआर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π स्क्वायर इनटू एलसी। और अगर मैं इनका दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास जो अपनी फाइनल टर्म बनेगी वो आएगी एफआर इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एलसी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैटर डिटेक्टर्स।
अब प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स में ना हम दो ऑसिलेटर्स यूज कर रहे होते हैं। ऑसिलेटर किस तरह होता है कि हम एक एलसी सर्किट बनाते हैं जो कि हमारे पास ऑसिलेशन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा हम इसमें एडिशनल सर्किट ऑसिलेशन यानी कि कोई एंटीना वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जो दोनों ऑसिलेटर सर्किट यानी कि ऑसिलेटर सर्किट ए और ऑसिलेटर सर्किट बी, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी ना वो सेम हो, और जो ही ये सेम होगी उसके साथ हम एक बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर लगाएंगे। अब बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है क्या कि जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो इसके अंदर कोई भी बीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बीट का कांसेप्ट देखा कि फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास चेंज हो यानी कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हो तब हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब देखिए आपके पास दो ऑसिलेटर सर्किट है, अगर आप इसको किसी मेटल के पास लेके जाते हैं तो किसी एक जो इसमें से ऑसिलेटर सर्किट है ना उसकी इंडक्टेंस ज्यादा या कम होगी यानी कि चेंज होगी, और जो ही चेंज होगी, फॉर एग्जांपल मैं ऑसिलेटर बी वाला पार्ट को मेटल के नजदीक ले जाता हूं क्योंकि हमारे पास ये मेटल डिटेक्टर के अंदर फिक्स्ड होता है। अब ऑसिलेटर बी वाले पार्ट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी और हम मेटल को डिटेक्ट कर सकेंगे। अब हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको पता ना कब होती है कि जब हमारे पास एक्सएल या एक्ससी बराबर हो या पे हमारे पास टोटल का टोटल जो है ना इंपीडेंस जो है वो प्योरली रेजिस्टिव हो। इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो लोड और सोर्स इनकी रेजिस्टेंस है ना वो भी इक्वल हो। अगर इनकी रेजिस्टेंस इक्वल होगी ना तो हमारे पास जो एक सर्किट में से पावर ट्रांसफर होगी ना वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी है ना वो 50% है, यानी कि हमारे पास एक सर्किट में मैक्सिमम पावर भी है 50% ट्रांसफर होती है। तो इसको और भी इंक्रीज करना तो हम इसके साथ एंटीनास लगाते हैं ताकि हमारी पावर को हम और भी बूस्ट अप कर सकें। हमारे पास इसमें एक टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से, ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है। इसमें मैं आपको बस थोड़ा सा बता दूं कि मैक्सवेल की स्टडीज है क्या। क्या आपको पता है जब 19वीं सेंचुरी का स्टार्ट था ना तो उस टाइम ना इलेक्ट्रिक चार्ज के ना दो किस्म के ना इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसीडर किया जाता था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक उसका मैग्नेटिक फिनोमेना, यानी कि एक स्टैटिक चार्जेस यानी कि जो रेस्ट पे होते थे और एक मूवमेंट। अब ये दोनों ना एक दूसरे से डिफरेंट थे, इनकी फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट थी, इनके यूनिट्स डिफरेंट थे। जब इनकी यूनिट्स की रेशियो ली गई ना तो वो पता नहीं कैसे ना उसकी यूनिट्स ना वेलोसिटी वाले आ रहे थे, और अगर उसको डिटेल में उन्होंने देखा तो वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी के इक्विवेलेंट आ रहे, और इसका रीजन किसी को भी नहीं पता था। तो इसके ऊपर ना मैक्सवेल ने स्टडी की और उसने काफी डिटेल स्टडी की, एम्पेयर लॉ, गॉसेस लॉ वगैरह को मिक्स करके उसने कुछ इक्वेशंस पेश की जो हम अपने चैप्टर में काफी डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनमें हमारे पास बहुत ज्यादा वेव्स की टाइप्स हैं आपकी बुक में, जिसमें लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रेज हैं। हाँ अपने इस चैप्टर में इनको डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्या इनकी वेवलेंथ है, इनकी वेवलेंथ में क्या फर्क है, स्पेक्ट्रम पे ये किस नंबर पे लाई करी होती हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन सब की जो नेचर है वो सेम है, यानी कि ये वेव नेचर्स होती हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन दिस इज इफ्सा फ्रॉम tutorial.pk।